हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया यार। अपन केमिस्ट्री के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक अपन पढ़ रहे थे ना, और इस चैप्टर के अंदर लगभग अपन ने कवर कर लिया ना। अभी थोड़ा सा बस बाकी है तो वो खत्म करेंगे ना। बाकी आप सारे कैसे हो वो बताओ पहले तो, है ना? बढ़िया हो? ठीक है, करें शुरुआत आज के लेक्चर की। चलो करते हैं भाई। तो ये मैं एक टेस्ट का एक टेस्ट होगा, उसका भी अनाउंसमेंट अभी कर देता हूँ, आपको पता रहे, ताकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद में एक चैप्टर है, उसके बाद में वो खत्म होने वाली है, तो उसके बाद में आपका रहेगा टेस्ट। तो टेस्ट रहेगा आपका अक्टूबर के अंदर, टेस्ट रहेगा अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक रहेगा, उसके अंदर आपकी पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आएगी। तो भैया तैयारी जो है अभी से अपनी शुरुआत कर देना, और तैयारी जो है वो रखना। उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल टेस्ट रहेगा। जैसे अपना बायोलॉजी का कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट हो रहा है, वैसे ही फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। जैसे फिर ऑर्गेनिक हो जाएगी तो ऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, ऐसे टेस्ट जो है वो चलते रहेंगे। तो उस टेस्ट की भी तैयारी अपनी रख लेना, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो भाई शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आप बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की, है ना? क्या पढ़ रहे थे अपन? डी एंड एफ ब्लॉक अपन पढ़ रहे हैं। बोला ठीक बात है। तो डी ब्लॉक पहले पढ़ेंगे अपन, एफ ब्लॉक तो लास्ट का 10 मिनट का अपन करेंगे ना। हाँ, तो अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उनको कैटलिस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। आप बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे देखोगे जिनमें डी ब्लॉक वाले तत्व आपको देखने के लिए बिल्कुल मिलते हैं। अब इनको कैटलिस्ट के रूप में काम में क्यों लिया जाता है ना? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटालाइटिक वाला गुण होता है। वो गुण क्यों होता है इनके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ। तो ये क्या है? अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कौन? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे? क्योंकि इनकी एक तो वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है कि भाई इनकी कोई फिक्स वैलेंसी नहीं है। जैसे एस ब्लॉक वालों की क्या थी कि भाई पहला ग्रुप जो है एस ब्लॉक के अंदर उसकी +1 ऑक्सीडेशन, उसकी क्या वैलेंसी जो है 1 रहेगी। फिर 2, ऐसे पी ब्लॉक के अंदर भी अपन ने बात करी थी, है ना, कि बोरॉन फैमिली की 3, है ना, उसकी फिर आगे 4, 5 नाइट्रोजन की 4, है ना, ऐसे अपन पढ़ के आए हैं। हाँ, तो वैसा सिस्टम यहां पर नहीं है। यहां पर वेरिएबल वैलेंसी देखने के लिए मिलती है। कैसे मिलती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है? तो यहां पर वेरिएबल वैलेंसी देखने के लिए मिलती है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? इनका सरफेस एरिया जो है ना, इनकी जो सतह है वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। अब सरफेस एरिया मान लो ज्यादा, यार ये क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है, इसकी सरफेस एरिया जो है ना वो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पर क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं। लोग कौन भाई? कैटलिस्ट कहां काम में लिया जाता है? रिएक्शन के अंदर काम में लिया जाता है। कैटलिस्ट को यूज कहां करते हैं? रिएक्शन के अंदर। बोला ठीक बात है भैया। तो कैटलिस्ट को जब रिएक्शन में यूज करते हैं तो ये आपका क्या है? कैटलिस्ट है, मतलब डी ब्लॉक का क्या है? तत्व है। इस पर क्या आएगा? आपका रिएक्टेंट आएगा, है ना? इस पर आके क्या लग जाएगा? आपका रिएक्टेंट। तो जितनी बड़ी सतह होगी उतनी जल्दी क्या होगी? वो रिएक्शन होने लग जाएगी। तो कैटलिस्ट इसलिए अच्छा है। पहला तो क्या है? इसकी वेरिएबल वैलेंसी होगी। बोलो ठीक बात है भैया। दूसरी बात, इसका लार्ज सरफेस एरिया है, सतह जो है वो बड़ी होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है, खाली डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, उसकी वजह से भी क्या है? ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि भाई जो वैकेंट, मतलब मान लो कि डी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, बाकी तो खाली पड़े ना बक्से। हाँ, तो खाली पड़े बक्से तो क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इससे क्या होगा? एबिलिटी टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, है ना? इससे क्या होगा? जो इंटरमीडिएट बनते हैं, रिएक्शन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जब रिएक्शन होती है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना, जब रिएक्शन चलती है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है ना, तो वो कैसा बनेगा? यहां पर अनस्टेबल बनेगा। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल बनेगा ना, वो उतनी जल्दी क्या है? रिएक्शन को आगे लेके जाना चाहेगा। मान लो कि यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, ए से रिएक्शन स्टार्ट हुई, अपन को सी में भेजना है, ठीक है? तो ए से सी में भेजने के लिए पहले क्या बनता है? बीच में बी एक इंटरमीडिएट बनता है। अगर ए से बी बनेगा, ए से क्या बनेगा? बी बनेगा। अगर ये बी स्टेबल हुआ तो ये सी में क्या है? नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि बी ही स्टेबल है। भाई आगे बढ़ना क्यों चाहेगा ये? अब यहां स्टेबिलिटी मिल गई तो आगे और मेहनत क्यों करना चाहेगा? अगर बी अनस्टेबल है ना तो वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी की ओर भागना चाहेगा, सी की ओर भागना चाहेगा कि मुझे भी सी बनना है, कि आगे मुझे क्या बन जाए? स्टेबिलिटी मुझे मिल जाए। बोला ठीक बात है या नहीं है यार? ये है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि इनके अंदर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या होगा? अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्या मतलब है इसका? मैं ये बोल रहा हूं ए को रिएक्शन ऐसे तो होती है कि ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में बदलना आपको। मान लो सी क्या है? यहां पर आपका प्रोडक्ट है।
तो ए को सी में भेजने के लिए बीच में क्या बनता है, एक बी क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो ये इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा, अगर ये क्या होगा, स्टेबल होगा, अगर यहां ही इसको स्थिरता मिल गई तो ये आगे क्यों बढ़ना चाहेगा भाई, कोई नहीं बढ़ना चाहेगा। यहां इसको स्थिरता मिल गई तो आगे क्यों बढ़ना चाहेगा, नहीं बढ़ना चाहेगा। लेकिन अगर ये अस्थिर होगा ना तो ये आगे बढ़ना चाहेगा। इसीलिए बोला है कि ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, अस्थिर बनेगा। तो जितना ज्यादा अस्थिर बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये क्या है, इसलिए क्या है, बढ़िया कैटालिस्ट होते हैं। तो ये 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अपने को ध्यान में रखने हैं। एक तो आपका V2O5 है ना, V2O5 को कहां यूज किया जाता है, SO2 को SO3 में अगर आपको कन्वर्ट करना है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है तो आप V2O5 ये वाला जो कैटालिस्ट है यूज करते हो, है ना। Fe को कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। कि यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस, अभी हैबर्स प्रोसेस क्या है वो रिएक्शन अपन करेंगे आगे, है ना, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे। तो हैबर्स प्रोसेस के अंदर क्या है, Fe को कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। Fe को बहुत जगह कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है ना, हाँ। और ये भी भाई कैटालिस्ट है, इसका नाम क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट, है ना। ये शक्ल देख लो, उसका नाम क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट नाम है, ठीक है। और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन, ये अपन ऑर्गेनिक का पार्ट है ना ये, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि जो ओलेफिन है उसका हाइड्रोजनेशन करने में आपका जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये काम में आता है। तीसरा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है यार, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या है नाम है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, सुना भी होगा। ये अपन पॉलीमर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे ना। तो ये एल्कीन का पॉलीमराइजेशन करने में ना, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरुआत करेंगे एल्कीन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। तो ये एल्कीन का पॉलीमराइजेशन है ना, उसके अंदर काम आता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये इसकी शक्ल है, कौन सा होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये याद रखने आपको ना। तो ये मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इनसे कैटालिस्ट से, आपको ये फॉर्मूला दे देगा ना, और ये फॉर्मूला दे दिया आपको, ये फॉर्मूला दे दिया, ये दे दिया ना, फिर आपको पूछता है कि कौन कौन से कैटालिस्ट हैं, या फिर ये कैटालिस्ट कौन से रिएक्शन में काम आता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलो, ये अपन ने बात कर ली कैटालिस्ट की, है ना। अब बात करते हैं अपन अंतरालीय यौगिक। भैया अंतरालीय यौगिक क्या है, इंग्लिश में भैया इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। बताते हैं अंतरालीय यौगिक क्या है। मान लो ये क्या है, आपका आयरन है, ये क्या है आपका आयरन है, ये एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा है ना, धातु का टुकड़ा है। बोले भैया ठीक है, धातु का टुकड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि धातु के टुकड़े के अंदर जो एटम्स हैं वो ऐसे लगे हुए होते हैं भैया, बिल्कुल ऐसे लगे हुए होते हैं, है ना, ऐसे लगे हुए होते हैं। अब इनके बीच में देखो यहां पर जगह खाली है ना, देखो ये खाली जगह बच गई, ये खाली जगह बच गई, ये खाली जगह बच गई। इसमें क्या भर जाएगा, इसमें कोई दूसरी चीज आकर फिल हो जाती है ना। जो खाली जगह है ये धातु का टुकड़ा है, अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो इसमें सिर्फ वो धातु ही होगा। लेकिन अब देखो कोई भी चीज है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि अब वो बाहर एटमॉस्फेयर में भी रहेगी, है ना, तो वातावरण में तो रहती है चीज। तो धातु का अगर धातु है उसके बीच में खाली खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं ना। खाली जो जगह है वहां पर कोई दूसरी चीज आ गई, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतरालीय यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें मूल धातु के समान रासायनिक गुण होते हैं। जैसे भाई प्योर कोई धातु है ना, जैसे प्योर धातु उसमें कोई अलग से चीज फिट नहीं हुई है ना, तो अगर प्योर कोई धातु है तो उसकी जैसी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी ना, वैसे ही इस अंतरालीय धातु की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, सेम टू सेम रहेंगी। तो मूल धातु कौन है आपका, जो प्योर है ना, जो प्योर जो मेटल है, जो प्योर धातु है वो क्या है आपका मूल धातु। तो इनमें मूल धातु के समान रासायनिक गुण होते हैं, मूल धातु के जैसे ही इसमें रासायनिक गुण होंगे, लेकिन भौतिक गुणों में क्या आ जाती है, भिन्नता देखने के लिए मिलती है। जो अंतरालीय यौगिक हैं क्या होते हैं बता चुका हूं। अब अंतरालीय जो यौगिक हैं वो मूल धातु के समान ही उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके समान रहती हैं, लेकिन जो आपकी भौतिक जो गुण है वो उनसे भिन्न होते हैं ना। रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं और भौतिक गुणों में आपको भिन्नता देखने के लिए मिलती है। ये कठोर होते हैं, अंतरालीय जो यौगिक है कठोर होते हैं, और इनकी जो तन्यता शक्ति है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तन्यता शक्ति इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। किसकी, अंतरालीय यौगिक। एक तो क्या हो गया आपका प्योर धातु हो गया, और एक आपका अंतरालीय यौगिक है। दोनों के अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो आपका जो प्योर धातु है ना, जो आपको प्योर धातु बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, आयरन है तो उसमें आयरन ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है उसके अंदर ना। तो जो प्योर धातु है उसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होती है। भैया मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी क्या होती है, तो आपने 8वीं क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं कि धातु को आप
हथौड़े से पीट के आप उसको क्या बना सकते हो, शीट बना सकते हो उसके, है ना, धातु की, एक धातु की मतलब लोहे की रोड है, उसको आप पीटोगे तो क्या एक शीट बन सकती है ना, और बन सकती है। लोहे की एक रोड लेना, उसको हथौड़े से पीट के देखना, वो क्या है एकदम से चादर के रूप में बन जाएगी। चादर देखी है, धातु की चादर देखी है ना, तो एकदम शीट बन जाएगी। तो ये क्या होती है, मेलिएबिलिटी। ये चादर बनने का गुण किसके अंदर होता है, सिर्फ आपके धातुओं के अंदर होता है। तो धातु की क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। डक्टिलिटी क्या होती है भैया, तो मैंने कहा कि धातु है जो है उसके अपन तार भी तो बना सकते हैं, और तार के रूप में भी तो उसको बना सकते हैं। तो वो क्या होती है, आपकी डक्टिलिटी होती है। मेलिएबिलिटी, आप चादर बना लो, तार बना लो, ये क्या होती है आपकी डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये किसके अंदर होती है, धातु के अंदर होती है। तो जो प्योर धातु उसके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, जैसे आयरन है, लोहा है, इसका जो प्योर धातु है ना, लोहे का अगर प्योर है एकदम से, है ना, तो उसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होगी। वही मैं बात करूं अगर लोहे का अंतरालीय यौगिक है तो उसकी जो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी है वो कम होगी, उसको आप चादर के रूप में थोड़ा सा वो कम फैलेगा। ठीक है, फिर बात करें अपन अलॉय फॉर्मेशन की। अलॉय क्या होते हैं, मिश्र धातु, है ना। तो ये अलॉय क्या है भाई, दो अलग अलग धातुओं को मिलाने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। जैसे अपन अलग कॉपर और जिंक को मैंने मिलाया, ठीक है, कॉपर को और जिंक को मैंने मिला दिया, और क्या बना दिया मैंने, पीतल बना दिया। ये क्या होता है आपका अलॉय, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है मिश्र धातु मतलब दो अलग अलग धातुओं को मिलाने से जो धातु बनता है उसको क्या कहा जाता है, मिश्र धातु या फिर अलॉय कहा जाता है। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, टेंशन नहीं मत लेना ना। बताओ मिश्र धातु में कोई दिक्कत है क्या, अलॉय फॉर्मेशन के अंदर कोई दिक्कत है क्या, अलॉय का निर्माण कैसे होता है। मैंने कहा दो अलग अलग धातुओं को आपस में मिला दीजिए और क्या मिल जाएगा आपको, पास में आपको मिश्र धातु मिल जाता है। ठीक है, तो आकार में समानता, अब डी ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं आपके, जो डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, इनकी जो साइज जो होती है ना उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है ना। जैसे अपन बात कर रहे थे उनकी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, तो वहां पर क्या है, अपन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे तो भी साइज बढ़ रही थी, है ना, और लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज क्या घट रही थी। तो वैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है, इतना साइज इनकी कोई ज्यादा वेरिएशन आता साइज के अंदर, तो इनकी आकार जो है वो समान सा रहता है। तो उस आकार में समानता के कारण ये एक दूसरे के साथ में क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे आसानी से और मिश्र धातु बना लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्रास, अब ब्रास क्या होता है, हिंदी में इसको पीतल कहते हैं, सब जानते हो आप। तो पीतल जो कैसे बनता है भाई, कॉपर को और जिंक को, कॉपर लिया जिंक लिया, दोनों को मिलाया और नया धातु क्या बन गया आपके पास में, पीतल बन गया। कोई दिक्कत है क्या, इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, अकेला पीतल नहीं होता है। पीतल कोई एक धातु नहीं है, पीतल बनाया जाता है। कैसे बनता है, आपके कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। वही मैं बात करूं ब्रोंज की, हिंदी में कांस्य, तो जो कांस्य है वो कैसे बनता है, ब्रोंज कैसे बनता है, ये बनता है आपका जो कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर और टिन को मिला दो, कॉपर और जिंक को मिलाओगे पीतल ब्रास बन जाएगा, कॉपर और टिन को मिलाओगे आपका कांस्य बन जाएगा। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, CuZn ब्रास, CuSn ब्रोंज, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपके अलॉय जो बनते हैं, मिश्र धातु बनते हैं। चलो अब बात करेंगे अपन किसकी, एक कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7, है ना। तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे, कैसे ये बनाया जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डीपली बातें करेंगे। बनाने की विधि, सबसे पहले K2Cr2O7 अपन को बनाना है, तो बनाने की विधि क्या है, तो पहला है भाई लेबोरेटरी मेथड। क्या है, लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में आप कैसे इसको बना सकते हो। तो लैब में बनाने का तरीका क्या है, K2Cr2O4 है, ठीक है, K2Cr2O4 है, इसमें आप H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओगे, आपको क्या मिल जाएगा, K2Cr2O7 मिल जाता है। तो अपन को क्या बनाना है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। फॉर्मूला क्या है, शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, K2Cr2O7 क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। और इसके बनाने की जो विधि है वो अपन को पढ़नी है। पहले अपन बात करेंगे किसकी भाई, प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अपन कैसे बना सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि औद्योगिक मेथड क्या है इसका, है ना। तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, मतलब कोई उद्योग में आपको बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका अलग है। तो दोनों अपन देखेंगे। पहले अपन लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो भाई K2Cr2O4 लो, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओ, आपको K2Cr2O7 आपको मिल जाता है। अब बात करें अपन इंडस्ट्रियल मेथड की, भाई इंडस्ट्रियल मेथड
औद्योगिक तरीका कौन सा है? तो औद्योगिक तरीका के लिए आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा क्या? क्रोमाइट और आपको यूज करना पड़ता है। तो क्रोमाइट और से आप क्या बनाओगे? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओगे। तो आपका पहले तो ये पता होना चाहिए क्रोमाइट और क्या होता है। क्रोमाइट और क्या होता है? तो क्रोमाइट और ये होता है भैया FeOCr2O3 या फिर इसको FeCr2O4 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही चीज है भाई, एक ही चीज है ना। ये यहां पर O जो था उसको यहां लिख दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो दोनों एक ही चीज है, लिखने का फर्क है ना। तो क्रोमाइट और, ये भी क्रोमाइट और है, ये भी क्रोमाइट और है। ठीक है, तो क्रोमाइट और से क्या बनाया जाता है? आपका K2Cr2O7 बनाया जाता है। पहली स्टेप क्या है इसकी बनाने की? आपने क्रोमाइट और लिया, ले लिया भैया, ये ले लिया ना, यहाँ क्रोमाइट और है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो क्रोम अपन क्या करते हो? अपन को बनाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन को बनाना है। क्लियर है ये बात? बनाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने से पहले अपन को पहली स्टेप में क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम क्रोमेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम क्रोमेट। कैसे बनेगा वो देखो भाई। क्रोमाइट और लिया अपन ने, ठीक है, और अपन ने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, ठीक है, और क्या मिला अपन को? ये मिल गया अपन को। क्या मिल गया? सोडियम क्रोमेट अपन को मिल गया। पहली स्टेप कंप्लीट। अब क्या करेंगे अपन? सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरण करेंगे। सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में क्या करेंगे? रूपांतरण करेंगे। तो ये सोडियम क्रोमेट यहां पर अपने पास बन गया था, ये इसमें H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या मिल गया अपन को? बस Na2Cr2O7 मिल गया अपन को, सोडियम डाइक्रोमेट अपन को मिल गया। तो अब आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए भैया? अपन बना तो क्या रहे थे? आपने बना क्या दिया? अपन को क्या बनाना था? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। आपने तो सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया, ये कैसे चलेगा? तो मैंने कहा अभी देखो सोडियम डाइक्रोमेट बना है, इसी से अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेंगे। तो ये आपके पास में क्या है? Na2Cr2O7। तो Na2 हटाना है और K2 लगाना है। तो सोडियम डाइक्रोमेट की जब रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में, KCl के साथ में, तो अपन को क्या मिल जाता है? K2Cr2O7 अपन को मिल जाता है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ही तो अपन को बनाना था, है ना। तो मैंने आपको इंडस्ट्रियल तरीका बता दिया और आपको मैंने लेबोरेटरी वाला मेथड बता दिया। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। वापस आते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन को बनाना है। बनाने की विधि सिंपल है भाई। लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या करोगे? आपको क्या लेना है? K2Cr4 लेना है और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओगे, K2Cr2O7 मिल जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो आपको क्रोमाइट और लेना है। क्रोमाइट और से आपको सबसे पहले क्या बनाना है? सोडियम क्रोमेट बनाना है। सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्रोमाइट और उसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। अब सोडियम क्रोमेट का आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट में। तो इस रूपांतरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोडियम क्रोमेट तो आपने बना ही लिया पहली स्टेप के अंदर, तो दूसरी स्टेप के अंदर क्या करोगे? सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ में, आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट आपको मिल जाता है ना। सोडियम डाइक्रोमेट आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है? सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करा दो किसके साथ में? KCl के साथ में, आपको क्या मिल जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी K2Cr2O7 की, ये अपन पढ़ रहे हैं तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात क्या है? प्राथमिक मानक के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है। जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको प्राथमिक मानक के रूप में यूज किया जा सकता है। भैया प्राथमिक मानक क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये प्राथमिक मानक का मतलब क्या है? इसको जैसे ही बनाओगे आप, बनाते ही आप किसमें यूज कर सकते हो इसको? टाइट्रेशन की जो रिएक्शन होती है, टाइट्रेशन जो होती है लैब में की होगी आपने 11वीं क्लास के अंदर, तो जो टाइट्रेशन होता है उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। किसको? K2Cr2O7 को, है ना। तो ये इसको प्राथमिक मानक इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही बना आप इसको टाइट्रेशन में यूज कर सकते हो, तो उसको प्राथमिक मानक के रूप में काम में ले सकता है। दिखता कैसे है ये? ऑरेंज रेड क्रिस्टल होते हैं इसके ना, ऑरेंज रेड क्रिस्टल, मतलब कैसे कलर का दिखता है? ऑरेंज कलर का मानो, है ना। वैसे आपको ऑप्शन में दे रखा हो कि ऑरेंज रेड क्रिस्टल, तो आपको उस पर टिक मारना। वैसे आपको कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का दिखता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ताप की क्रिया देख लेते हैं पहले भाई। K2Cr2O7 को जब आप आग दोगे ना तब क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। ये आपके पास में क्या है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। अब इस पर ताप की क्रिया देख रहे हैं, मतलब थोड़ी सी आग देनी पड़ेगी, ताप देना पड़ेगा ना अपन को। हाँ बोल ठीक भैया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? मैंने आपको बता दी कि ऑरेंज कलर होता है, बता चुका हूं आपको, है ना।
अब क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, दे दी हीट, क्या बन जाएगा K2Cr2 क्या बन जाएगा, K2CrO4 बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या हुआ, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट बना था अपने पास में, अपन क्या पढ़ रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हो, उसको ताप देते हो, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस में बदल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा, है ना। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा था, ऑरेंज कलर का था। और वहीं बात करूं पोटेशियम क्रोमेट तो कैसा कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा वो बताओ भाई। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़ रहे हैं। ताप की क्रिया पढ़ रहे थे कि भाई हीट देने पर क्या इफेक्ट आता है वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, अपन ने सोचा कि थोड़ा सा हीट करके देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है कैसा ऑरेंज कलर का होता है, जैसे अपन ने हीट किया उसको तो वो किस में बदल गया, पोटेशियम क्रोमेट में बदल गया। और पोटेशियम क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का होता है, तो ऑरेंज कलर से येलो कलर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पीएच का प्रभाव, है ना। अपन हीट का क्या होता है प्रभाव होता है, ताप की क्या क्रिया होती है वो अपन देख चुके हैं। अब पीएच का देख लेते हैं, पीएच का क्या प्रभाव है आता है वो अपन देखते हैं। आ जाओ भाई, तो पीएच का क्या प्रभाव आता है वो देखो। अपने पास में क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब K2Cr2 है ना, 2 नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर K2 लगा तो एक ही बात है ना। तो K2Cr2 वही पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज कलर का होता है। बोले ठीक बात है, पीएच बढ़ाई अपन ने। आप तो बोलोगे भैया H2 डाला, पीएच कहां बढ़ाई आपने। पीएच बढ़ाने का मतलब तो क्या है, आप इसमें थोड़ा सा क्षारीय गुण डालोगे ना तभी तो पीएच बढ़ेगी। अरे H2O यहां लिखा रखा है, लेकिन यहां पर देखो H+ निकाल भी तो रखा है ना। तो H2O में से आप H+ बाहर निकालोगे बन जाएगा OH मिल जाएगा ना आपको। ये H2O है आपके पास में, इसमें से मैं क्या निकाल दूंगा, H निकाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा OH ही तो बनेगा ना। तो OH क्या होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है ना। तो यहाँ पर OH ही है, ठीक है। तो OH है, पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये येलो कलर में बदल जाता है। तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट था वो पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा। और पोटेशियम क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये अपन याद दे चुके हैं, पोटेशियम क्रोमेट कैसा होता है, येलो। तो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर कर सकते हैं ना। तो पोटेशियम क्रोमेट अपने पास में ये है ना, तो इसमें अगर अपन H+ जोड़ेंगे तो H+ देंगे मतलब इसकी थोड़ी सी पीएच जो है वो कम करेंगे ना। एसिड देने का मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन देने का मतलब क्या है, पीएच को कम करना। और बेस देने का पीएच बढ़ाने का। तो यहाँ पर बेस दिया तो पीएच बढ़ गई, यहाँ पर अपन ने एसिड दिया तो पीएच कम हो गई। तो पीएच क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने से क्या हो गया, ऑरेंज कलर में बदल जाता है। तो ये क्या है, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो K2Cr2O7 जो है वो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। K2 और Cr2O7 कैसा होता है, ऑरेंज रंग का होता है। भैया पता चलेगा ये तो हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। इसको H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या मिलेगा अपन को पास, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, है ना। ये कैसे कलर का होगा, इसका रंग देख लो भैया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इस पर बेस्ड अपन आगे काम भी करेंगे। तो कैसा कलर का आएगा, ग्रीन कलर का आता है। रिएक्शन वापस देखो भाई, ऑरेंज कलर का था K2Cr2O7, H2SO4 के साथ में K2SO4 बन गया और Cr2SO4 होल थ्राइस, है ना। ये क्या है, ग्रीन कलर का होता है। ये ऑरेंज, ये ग्रीन कलर का होता है। साथ में H2O और 3 क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन क्या है, अकेला है। तो 3 ऑक्सीजन क्या है, अकेली 3 ऑक्सीजन है। जैसे आपको नॉर्मली क्या है, ऑक्सीजन कैसे दिखता है, O2 के रूप में आपको दिखता है ना। 2 ऑक्सीजन साथ में दिखती है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है, लेकिन तीनों क्या है, अकेली अकेली ऑक्सीजन है। तो अकेली ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये जो अकेली ऑक्सीजन है, यही क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करती हैं। यही क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज। मैंने आपको क्या बताया कि K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कैसे काम करता है, ये ऑक्सीजन जो है ना, यही दूसरे जो तत्व जो हैं वो क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। आपको एक चीज याद रखनी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, इसको बस आपको ध्यान में रखना है। ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपन इसकी बात फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे, यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको एक थोड़ी सी एक ट्रिक है, इससे आपको सारी रिएक्शंस आपको पता रहेंगी कि भैया ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है या फिर K2Cr2O7 जो है वो किस किस को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है किस किस को ऑक्सीडाइज कर देती है, वो रिएक्शन है बहुत सारी। अगर आप ऐसे करोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए कैसे करना है वो ध्यान से सुनना ना। तो किस किस को ये ऑक्सीडाइज करती है वो देखो। तो इस ट्रिक से आपको याद रखने हैं कैसे। F का मतलब क्या है,
2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। I से आयोडाइड आयन को आयोडीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। N से क्या हो जाएगा आपका नाइट्राइट जो है उसको नाइट्रेट में बदल देगा, देखो NO2 नेगेटिव है, इसको NO3 नेगेटिव में बदल दिया। फिर आपका इस S से क्या मतलब है, इसका फिनिश, ट्रिक क्या है, फिनिश, फिनिश, ये स्मॉल आई का कोई मतलब नहीं है ना। S क्या हो जाएगा आपका SN2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, SN4+ में, है ना। यहां पर इस S का मतलब हो जाएगा SO3 2+ को SO4 2 नेगेटिव के अंदर, है ना। इस S का मतलब हो जाएगा H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, और इस S का SO2 से SO2 को SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इससे आपको याद रखना है यार, है ना। इससे आपकी सारी रिएक्शन जो है वो हो जाएंगी। कैसे करनी है अभी बताऊंगा, सारी रिएक्शंस आपको बता दूंगा, है ना। पहले आपको वापस देखना है, 1 मिनट वापस देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने कहा कि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, K2Cr2O7 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइज क्यों करता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, ये ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज करता है। किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, वही रिएक्शन है। अब ऐसी इतनी सारी रिएक्शन अपने को याद थोड़ा ना रहेंगे ना, इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, फिनिश, ठीक है। तो फिनिश आप याद रख सकते हो। F से क्या हो जाएगा आपका Fe2+ को Fe3+ में ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब रिएक्शन भी इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा आपको कि रिएक्शन अगर आपको पूछ ले तो कैसे याद कर सकते हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस को ये कन्वर्ट करता है। तो Fe2+ को Fe3+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, I नेगेटिव को I2 के अंदर, N से क्या हो जाएगा आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा, SN2+ को SN4+ के अंदर, SO3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, SO4 और 2 नेगेटिव के अंदर, H2S को S के अंदर, है ना, और SO2 को SO4 2 नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट करता है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है वो अपन पहले देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं कैसे होगा ना, तो वो देखो भाई ध्यान से। मान लो मेरे को किसी को ना I नेगेटिव को I2 के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी वो देख लो। Cr2O7 2 नेगेटिव था, ठीक है, यही रिएक्शन लिख रहा हूं, ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूं, ये रिएक्शन लिखी जा रही है, ये रिएक्शन लिखी जा रही है, ठीक है। इसी का बता रहा हूं कि ये जो I नेगेटिव को I2 में कैसे कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया ना कि ये K2Cr2O7 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कैसे ये I नेगेटिव को I2 के अंदर ऑक्सीडाइज करता है, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिएक्शन आपको कैसे याद रखनी है, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव आपने लिख लिया, प्लस आपको क्या लिख लेना है, H+ कहां से आया, ये आपका H+ है, ये एसिड है ना, H2SO4 क्या एसिड है ना। K2Cr2O7 को मैंने क्या लिख दिया, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दिया। H+ क्या है आपकी H2SO4 एसिड होगी। यहां मैं छोड़ देता हूं जगह, और फिर क्या आ जाएगा आपका Cr3+ आ जाएगा, प्लस आपका H2O आ जाएगा, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं जो इस रिएक्शन में थी ना, वही सारी चीजें। ये आपकी Cr3 जो नेगेटिव 3 पॉजिटिव जो है वो यहां से आ गया, ठीक है, और आपका H2O मैंने लिख ही दिया, ये आपका H2O है, ठीक है। अब आपको क्या अपने को करवाना क्या था, अपने को करवाना यही था कि I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास में क्या है, I नेगेटिव है प्लस I नेगेटिव, इसको किसमें कन्वर्ट करना, I2 में, तो ये I2 में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी रिएक्शन हो गई भाई, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अरे कोई डिफरेंस आया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया भाई। क्या था अपने पास में, Cr2O7 2 नेगेटिव था भाई, ठीक बात है। इसको H+, ठीक है, ये तो रिएक्शन है ही, है ना। Cr3+ H2O ये तो बनेगा ही। अपन को याद क्या रखना है कि भाई I नेगेटिव को ये I2 में ऑक्सीडाइज करता है, तो I नेगेटिव लिख दिया मैंने, I2 कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब आगे और कर लेते हैं, और मैं आपको करवा के दिखा देता हूं। अब मान लो इसी में से स्ट्रिक से फिनिश से करते हैं ना, ये Fe2+ को Fe3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिएक्शन आपको पूछ ले तो कैसे करोगे, Fe2+ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, Fe3 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा यार, एक मिनट रुको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सिस्टम। चलो अब मैं करवाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख लेना है, लिख दिया। H+ लिख देना है, लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, Cr3 पॉजिटिव लिख देना, लिख दिया भैया। H2O लिख देना, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, कन्वर्ट किसको करना था अपन को, Fe2+ को Fe3 पॉजिटिव के अंदर ना, यहाँ लिख देंगे Fe2+ और यहाँ लिख देंगे Fe3 पॉजिटिव। तो ये आपको रिएक्शन भी याद हो गई, कैसे रिएक्शन करनी है, किसको किस में कन्वर्ट करना, वो आपको फिनिश से याद हो ही गया। फिर उनकी रिएक्शन कैसे लिखनी वो मैंने आपको बता दिया। और कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को NO2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करना है।
ये यहाँ मैंने लिखवाया, आपको फिनिश में लिखवाया, ये देखो NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में मुझे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा, बस वही रिएक्शन आपको लिखती जानी है। कैसे क्या करना है देखो ध्यान से, क्या है अपने पास में Cr2O7 2 नेगेटिव है, प्लस H प्लस कर दूंगा, यहाँ मैं जगह छोड़ दी मैंने, Cr3 प्लस H2O तो लिख ही देना है अपन को। फिर क्या करना है अपन को, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, तो प्लस क्या कर दूंगा NO2 नेगेटिव लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ क्या कर दूंगा NO3 नेगेटिव। होगी रिएक्शन, लिख दीजिए, है ना। और रिएक्शन लिखो भैया, और रिएक्शन लिखो, सारी लिखवा दो हमें, सारी लिखवा दो। चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 को SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई SO2 को अपने किस में कन्वर्ट करना है, SO4 2 नेगेटिव के अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस में कर दूंगा SO2, और आपका हो जाएगा यहाँ से Cr, ये हैंग कैसे हो गया आज, H2O प्लस NO3 लिख दिया मैंने, SO4 2 नेगेटिव। तो ऐसे आपको सारी रिएक्शन जो हो, आज तो हैंग होने लग गया, ये मुझे लगता है डिस होने लग गया, डिस्चार्ज हो गया, इस वजह से ये हैंग करने लग गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, अब क्लास तो पूरी होगी तभी होगी, कोई नहीं, 7-8 मिनट की और क्लास है ये। तो SO2 को SO4 2 नेगेटिव के अंदर आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो ना। फिर एक और करवा देता हूँ, चलो आपको SN2 प्लस का SN4 प्लस के अंदर आपको कन्वर्ट करना, तो रिएक्शन कैसे लिखने है, अरे वही बस आपको बस फिल करना है ना, आपको बस चीजें लिखनी है, बस बाकी आपको पता चल गया क्या करना है आपको। SN2 प्लस को SN4 प्लस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे वो ध्यान से देखो। Cr2O7 2 नेगेटिव लिखो, प्लस H प्लस कर दो, यहां लिख दो SN प्लस SN2 प्लस लिख दो, और क्या आ जाएगा Cr3 प्लस H2O प्लस आपको कर देना है SN4 प्लस, है ना। तो ऐसे आप सारी रिएक्शन लिख सकते हो। याद कैसे रख सकते हो वो आप इस ट्रिक से फिनिश से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। तो मैंने तरीका आपको बता दिया। अब आप एक क्वेश्चन करते हैं, AIPMT 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो अपने पढ़ा है बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्या है, अम्लीकृत K2Cr2O7 विलयन में Na2SO3 मिलाने पर हरा हो जाता है, ठीक है, ये किसके बनने के कारण होता है। क्या पूछा अपन को कि अपने पास में क्या है, अम्लीकृत K2Cr2O7 अपने पास में, ठीक है, उसमें अपन क्या मिला रहे हैं, K2Cr2O7 का घोल अपने पास में, उसमें क्या मिला रहे हैं अपन, Na2SO3 मिला रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे ही मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का वो हो जाता है, जो उसका कलर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है ना। तो ये किसके बनने के कारण होता है, ग्रीन कलर क्यों आता है, किसके बनने के कारण आता है। तो देखो SO3 को Na2SO3 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, SO4 पॉजिटिव के अंदर, है ना। तो यहां पर देखो भाई ग्रीन कलर क्यों आता है, तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना। ये ऑरेंज कलर का होता है K2Cr2O7, ठीक है, और ग्रीन कलर क्यों आता है, Cr2SO4 होल थ्राइस की वजह से ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बस यही देख लो, ऑप्शन में देख लो, ऐसा ऑप्शन है क्या, Cr2SO4 होल थ्राइस, यही तो ऑप्शन है ना। तो ग्रीन कलर इसी की वजह से आता है, ये देख लो भाई, ग्रीन कलर इसी की वजह से आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो पढ़ाया मैंने बस वही है, AIPMT 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। कैसे किया वापस बता देता हूं, वापस रिपीट कर देता हूं भाई। अपने पास क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अम्लीकृत K2Cr2O7 है, इसका एक घोल है, इसमें आपने क्या मिलाया, Na2SO3 मिला दिया भैया। तो आपको क्या देख रहा है, ग्रीन कलर का वो घोल बन जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का घोल किसके कारण बनता है, तो इसके बनने के कारण तो बनता है ना, इसी की वजह से तो ग्रीन कलर आएगा। तो बस यही मैंने किया है, इसी की वजह से ग्रीन कलर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डाइक्रोमेट आयन की संरचना। डाइक्रोमेट आयन की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो डाइक्रोमेट को समझने से पहले अपन बात करेंगे क्रोमेट आयन की संरचना कैसे बनती है। क्रोमेट आयन की संरचना कैसे बनती है उसकी बात करेंगे ना। तो डाइक्रोमेट से पहले मैं आपको बताऊंगा किसकी, क्रोमेट आयन की संरचना, Cr2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट से पहले क्या पढ़ेंगे, क्रोमेट आयन की संरचना पढ़ेंगे, तो आपको डाइक्रोमेट की समझ में आ जाएगी। तो क्रोमेट आयन की संरचना कैसे बनेगी वो देखो भाई, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। पहले तो क्या है, Cr तो मैं लिख दूंगा, यहां लिख दिया मैंने। अब कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है भैया। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मैंने लगा दी, बिल्कुल भैया लगा दिया आपने 4 ऑक्सीजन। अब यहां पर एक देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकती है भैया, 2 बॉन्ड बनाती है। ये मैंने 2 बॉन्ड बना दिए, ये मैंने 2 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इनके भी तो 2 बॉन्ड बनाओ, 2 ऑक्सीजन तो बच गई, इनके भी 2 बॉन्ड बना दो। तो मैंने कहा यहां पर देखो आप यार 2 नेगेटिव भी तो है ना, 2 नेगेटिव भी तो है। तो आप बोलोगे भैया ये 2 नेगेटिव आपको कैसे पता चला कि ये ऑक्सीजन पर ही है। तो मैंने कहा कि क्रोमियम और ऑक्सीजन में ज्यादा
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए भाई ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जब होता है ना तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर वो चार्ज होता है, तो ये 2 नेगेटिव किस पर है? ऑक्सीजन पर है, मान ली बात है। तो मैंने कहा कि यहां पर एक चीज आपने नोटिस करो कि 2 नेगेटिव है, मतलब क्या है कि एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर है, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया। अरे यार ये बॉन्ड क्यों बना रहा था ऑक्सीजन? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी तो इसने 2 बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी की है। अरे पीरियोडिक टेबल से बात पढ़ते आ रहे हैं अपन, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी ये बात है ना, कि बॉन्ड क्यों बनता है भाई? बॉन्ड बनाने में कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है। इसके पास में जिस चीज की कमी है, दोनों आपस में मिलकर उस चीज की कमी पूरी कर रहे हैं, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीजन के पास में, तभी ये क्या कर रहा है? इसके साथ में 2 बॉन्ड बना रहा है। इसके पास में क्या आ गया? इस ऑक्सीजन के पास में क्या आ गया? नेगेटिव। इसके पास में क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्होंने कहीं और से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब कहीं और से इलेक्ट्रॉन एक इन्होंने ले लिया तो कमी किसकी रह गई? एक इलेक्ट्रॉन की तो रह गई ना। देखो आपको मैं वापस बताता हूं, ये हैंग करा, दिमाग खराब हो रहा है। 2 ऑक्सीजन के पास में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है भैया, ठीक बात है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब कमी जब है तो कहीं से कहीं तो पूरी करनी पड़ेगी, तो इसके पास में कोई चारा नहीं था, तो इसने कहा कि क्रोमियम से कहा कि भैया मेरे साथ अपन दोनों मिलते हैं और वो मेरी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। तो क्रोमियम ने कहा ठीक है, मेरे पास में तो बहुत ज्यादा कमी है, तो आ जा तेरे पास में मिला लेता हूं ना, तो करवा ली, इसकी वजह से 2 बॉन्ड बन गई। अब इसके इस ऑक्सीजन के पास में कितनी कमी थी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं और से मिल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल गया तो कितनी कमी होगी? सिर्फ एक की तो कमी रही, तो इसने एक बॉन्ड बना लिया। वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास में कितने की कमी थी? 2 की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल गया तो एक ही बॉन्ड बनाएगी ना फिर। हाँ, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है ना। तो किसका स्ट्रक्चर? क्रोमेट आयन का। भैया क्रोमेट आयन का समझ में आ गया, अब आप हमें डाइक्रोमेट का बताओ, क्योंकि मैं तो डाइक्रोमेट की संरचना पढ़नी। आ जाओ डाइक्रोमेट का बताता हूं, यहां बताता हूं मैं आपको डाइक्रोमेट का। Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये क्या आपका डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन की संरचना देखो भाई कैसी होती है। वही सबसे पहले मैं क्या करूंगा? Cr लिख दिया मैंने। कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है इसमें ना, तो Cr लिख दिया मैंने। O ऑक्सीजन, एक मिनट इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखूंगा मैं इसको। यहां ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हो गए इसने, टोटल कितने? 7 है ना। और क्रोमेट कितने? क्रोमियम कितने? 2। ये एक और Cr मैंने यहां लगा दिया क्योंकि 2 है ना, Cr लगा दिया। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन है ना, और ये होगी इसकी चौथी ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 कैसे? ये 7 हो गए ना, 7 ऑक्सीजन हो गई। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम के कितने हैं? 1 2 आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अब इनके बॉन्ड का खेल खेल लेते हैं। ऑक्सीजन जो है उसके पास में कितने बॉन्ड होते हैं भाई? ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड बना सकता है, तो बना लिए इसने 2 बॉन्ड। ये इसने बना लिया, ये इसने बॉन्ड बना लिया, ये इसने बना लिया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखो 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव किस पर आएगा? ऑक्सीजन पर आएगा, है ना। तो ये 2 नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर आ गया होगा, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर आ गया। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, है ना। नेगेटिव का खेल मैं यहां पर आपको बता चुका हूं। इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो वो कमी दूर हो गई। इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं और से मिल गया। जब कहीं और से मिल गया तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल गया, 2 की कमी थी, तो एक कमी तो पूरी हो गई। अब कितनी कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक बॉन्ड बना लिया। वैसे इसने भी एक बॉन्ड बना लिया। एक ऑक्सीजन इन दोनों क्रोमियम के बीच में क्या होती है? कॉमन होती है। कोई दिक्कत है क्या? ये आपका क्या है? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। अब इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है भाई। क्या है ये? टेट्राहेड्रल है। एक मिनट, टेट्राहेड्रल। वैसे ये भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या है? रेजोनेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो क्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, कभी यहां होगा, कभी ये यहां होगा, कभी ये यहां होगा। मतलब ये डबल बॉन्ड जो वो पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें घूमता रहता है। पूरे स्ट्रक्चर में घूमने का मतलब क्या है कि कभी यहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। तो इन्हें पार्शियल डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, पहले इस टेट्राहेड्रल को सही लिख देता हूं। यहां पर एक लाइन लिखता हूं मैं,
कि सभी CRO जो बॉन्ड हैं, सभी CRO बॉन्ड की लेंथ इक्वल होगी रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या है, कभी ये डबल बॉन्ड यहां होगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहां होगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहां होगा। तो सारे जो 4 बॉन्ड है ना, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, तो चारों बॉन्डों के बीच में क्या होगी, जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बराबर की रहेगी, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलता है, आपको जो रेजोनेंस है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पर कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद मैं ऐसी ही करता हूं। डाइक्रोमेट आयन की संरचना आपको समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, नीट 2018 में आया वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर, खत्म करेंगे। तो जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन DD संक्रमण और अनुचुंबकत्व भी प्रदर्शित करता है। तो इनमें से आयन दे रखे अपन को, ये 4 आयन दे रखे हैं ABCD। क्या पूछ रहा है अपन को कि इनमें DD संक्रमण कौन कर दिखाता है और चुंबकत्व कौन दिखाता है। तो पहले एक समझ लेते हैं, DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है, DD संक्रमण का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आपको मैं बता दूं, DD ट्रांजिशन इसको कहा जाता है, DD ट्रांजिशन। हिंदी में DD संक्रमण इसको बोल दिया, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि D1 से लेकर D9 तक जिस तत्व के अंदर भरे जाएंगे ना, जिस तत्व के अंदर D1 से लेकर D9 तक भरे जाएंगे वो किसके अंदर आते हैं, DD ट्रांजिशन के अंदर आते हैं। बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको। अब अनुचुंबकत्व की बात करते हैं, ये क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे वो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर वो क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा। समझ में आई या नहीं आई? चलो आ जाओ फिर करते हैं। तो एक एक अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन किसके अंदर D1 से लेकर D9 तक भरे जाते हैं। तो CrO4 2 नेगेटिव दे रखा है अपन को, सबसे पहले इसी को अपन चेक कर लेते हैं। तो क्या है, CrO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अपन को, किसकी, Cr की लिखनी है। तो Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन। यहां पर अपन को ये पता होना चाहिए कि Cr यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। यहां पर Cr कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो वो है आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहां पर है। अब भैया आपको कैसे पता चला कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये यहां पर आपका Cr है, तो मुझे ये कैसे पता चला ये बताता हूं आपको, है ना। सिंपल से आपका तरीका है, Cr दे रखा है आपको, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, पता है भैया ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रखी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितने बॉन्ड होते हैं ना, जितने बॉन्ड बना रखे होते हैं उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो, ठीक है। यहां पर Cr ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो भैया 4 बॉन्ड बना रखे तो 4 ही किसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो मैंने कहा नतीजा बहुत जल्दी ले लिया आपने। यहां देखो आपने रिजल्ट आप बहुत जल्दी निकाल रहे हो, अभी पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं है ना, तो ध्यान से देखो। CrO4 2 नेगेटिव है, तो O कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 4 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 बॉन्ड बना दिए भैया। इनके भी तो 2 बॉन्ड बनाओ, नीचे वालों के भी तो 2 बॉन्ड बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव दे रखा है। 2 नेगेटिव कहाँ आएगा, एक नेगेटिव यहाँ जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि कहीं और से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अब एक ही बॉन्ड बनाएंगे, बोले ठीक बात है। अब देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं Cr ने, 1 2 3 4 5 6 ही तो बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए कितनी आ गई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ जाती है। समझ में आई या नहीं आई? कैसे निकाला मैंने, कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। Cr अपने पास में 2 4 क्या है, ऑक्सीजन है, लगा दिए मैंने, 4 ऑक्सीजन लगा दिए। अब मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 2 बॉन्ड बना सकता है, बना लीजिए 2 बॉन्ड। इन दोनों ने 2 बॉन्ड इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इन्होंने कहीं और से इलेक्ट्रॉन ले लिए। मुझे कैसे पता कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 नेगेटिव ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं और से इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए होंगे। तो ये क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मुझे पता लग गया। पहले तो Cr की अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेते हैं। आज जो Cr की लिखते हैं तो Ar आ जाएगा आपका, ये तो आर्गन 18 तो यहां तक भरे गए आपके। फिर 4s1 वाला होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 4s1 वाले कौन से होते हैं। तो आपका जो क्रोमियम होता है वो कैसा होता है, 4s1 वाला होता है। और क्या भर दूंगा मैं यहाँ पर, 3d5 भर दूंगा, भर दिया। अब अपने को किसकी करनी है, Cr+6 में है ना, ये तो होगी आपकी नॉर्मल जो क्रोमियम है उसकी हो गई। अब Cr यहाँ पर किसमें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अंदर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cr+6। इसकी क्या करूंगा,
ठीक है, यहां तक आ गया। अब +6 का मतलब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए, निकल गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है कि यहां पर निकलेगा भी कैसे, किससे पहले एस से निकलता है, और डलता भी कैसे, पहले किसमें, एस में निकलता है ना, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो यहां से 4s 0 हो जाएगा, ये तो एक ही हुआ, 6 निकालने अपन को, तो 5 क्या हो जाएंगे 3d, 5 वाले भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो मैंने एक ये वाला निकाल दिया, 5 ये वाले निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 0, तो ये हो गया CR+6 का हो गया। भैया इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये भैया DD संक्रमण नहीं दिखा रहा है, ये है ना, DD संक्रमण के लिए ये वाला आना चाहिए। यहाँ पर तो D0 आ गया, D10 और D0 वाले क्या होते हैं, DD ट्रांजिशन नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर DD संक्रमण अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा, और अपन को कौन सा चाहिए, जो DD संक्रमण दिखाता हो वो अपन को चूज करना। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं है जी, है ना, ये ऑप्शन तो कट हो गया। आगे से देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ये वाला ऑप्शन देखते हैं। ये वाला ऑप्शन अभी अपन करके आए हैं, कौन सा है, डाइक्रोमेट आयन। अभी तो बनाया अपन ने, ये रहा डाइक्रोमेट आयन, अभी बनाया अपन ने, ठीक है। तो यहां पर देख लो कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, CR ने 1 2 3 4 5 6 इसने बॉन्ड बना रखे हैं। इसने भी कितने बना रखे हैं, 6, और यहाँ पर इसने भी क्या बना रखे हैं, 6 बना रखे हैं, ठीक है। तो अपन को तो एक CR की बात करनी है, तो किसमें, +6 में है, +6 में है। +6 में होने का मतलब क्या है, तो जैसे ही +6 यहाँ पर मैं लिखूंगा तो सेम ऐसी ही नहीं आ जाएगी कहानी, ऐसी बन जाएगी कहानी, है ना। तो जैसे ही +6 यहाँ पर ये क्या है, किसमें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। भाई दोनों की मिलाकर मैं बात करूंगा तो दोनों आ जाएंगे +12 के अंदर, ठीक है। और एक क्रोमियम की बात करूंगा तो किसमें जाएगा, +6 की। तो +6 जो है वो किसकी हो जाएगी, ऐसी ही कंडीशन हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं MnO4 2 नेगेटिव की, MnO4 2 नेगेटिव की। आ जाओ, MnO4 2 नेगेटिव है, MnO4 2 नेगेटिव, इसको चेक कर लेते हैं। MnO4 2 नेगेटिव, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि भाई Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे पता चलेगा, वही क्या करो, Mn बनाओ, इस साइड नहीं, मैं यहां बनाता हूं, Mn बनाओ, और क्या करो, कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जोड़ दो, 1 2 3 और 4 जोड़ दिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि जितने बॉन्ड होते हैं उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 1 2 3 4, भैया 4 है, 4 लिख दूं, नहीं जी गलत बात हो जाएगी। 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, बना दिए जी, बना दिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 नेगेटिव भी मुझे दिख रहा है। 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो इनके पास में तरह के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इन दोनों ऑक्सीजन के पास में, तो इन्होंने 2 बॉन्ड बना लिए। इसने क्या है, कहीं और से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास में कितनी कमी रह गई, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो इसने 1 बॉन्ड बनाया। वैसे इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है भैया। अब यहां पर देखो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए भाई। 6 बॉन्ड जब हो गए तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +6। तो Mn की जो +6 आई है तो करके देख लेते हैं। पहले तो Mn, नॉर्मल Mn की कितनी आती है वो देखो भाई, 1 मिनट, नॉर्मल Mn की कितनी आती है यार, 1 मिनट, someone is calling me, अरमान जा। यार तुम लोग ये टेलीग्राम पर कॉल वॉल करते हो यार, गलत चीज हो जाती है ना। AR क्या देगा, 4s2 और 3d5, है ना, कोई दिक्कत है क्या, 25 ही होता है इसका, है ना। फिर बात करते हैं अपने पास किसका निकालना है, Mn6 का निकालना है ना। तो Mn+6 इसका क्या जाएगा, AR 6 निकालना है मेरे को, तो इसमें से 2 तो S में से निकाल दूंगा मैं, 4s2, और यहाँ जाएगा क्या जाएगा, 3d1 आ जाएगा, 3d1 आएगा क्या, यहाँ तो 4s0 करना है ना मेरे को, 4s0, अब आ जाएगा 3d1। 4 में यहाँ से निकाल दिया, 2 मैंने यहाँ से निकाले, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 क्या आता है आपका, संक्रमण वाला होता है, DD ट्रांजिशन होता है भैया, D1 से लेकर D9 तो होता है, तो ये आपका 1 है। 1 कैसा है, अयुग्मित है, अनपेड है, तो अनपेड है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा ना। ये क्या है, DD ट्रांजिशन भी दिखा रहा है, DD भी दिखा रहा है, DD ट्रांजिशन भी दिखा रहा है, और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी है, गलत लिख दिया ना मैंने, पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों जो अपन को चेक करने थे, तो ये अपना ऑप्शन तो ये वाला आ जाएगा, सी वाला अपना ऑप्शन
रहेगा ना। डी वाला भी चेक कर लेते हैं यार, डी वाला भी चेक कर लेते हैं, आपको रहेगा कि डी वाला भी चेक करके दिखा दो। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। डी वाला है क्या, MnO4 नेगेटिव है ना, MnO4 नेगेटिव। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको ना। तो Mn है, इसको 4 ऑक्सीजन जोड़ दो, 1 2, थोड़ा सा सही लिखते हैं, MnO 4 ऑक्सीजन से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो कितने ओपन बना सकता है ऑक्सीजन, 2 बना सकता है, 1 2 3, ठीक है। अब इस पर मैंने डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने यहाँ नेगेटिव लगा, मैंने इस ऑक्सीजन ने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है। अब बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्या है यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, ठीक है। +7 होने का मतलब क्या है, Mn +7। देखो नॉर्मल Mn जो है, नॉर्मल Mn जो है उसकी तो ये आने वाली है, अपन को पता ही है। अब +7 की क्या आ जाएगी वो देख लो, Mn क्या आ जाएगी यहाँ पर, Ar 4s 0 हो जाएगा और 3d 0 हो जाएगा, है ना यहाँ पर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो ये 7 तो ये मैंने निकाल दी, इसलिए क्या हो जाएगा 4s 0 3d 0। तो ये भी क्या है 0 आ गई, मतलब क्या है dd ट्रांजिशन नहीं दिखा रहा है, तो ये नहीं हो सकता अपना ऑप्शन, तो डी सी वाला अपना ऑप्शन जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करने हैं, और ये नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। समझाया है मैंने, इसलिए आपको टाइम लगा है, बाकी आप खुद करोगे तो जल्दी कर ही दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे इस चैप्टर को, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।